नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे ओ कमकल बहू, तू फिर बैठ गई। कितनी बार कहा है कि ऐसे समय में जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही तुझे बाद में आसानी रहेगी। लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती है। जा, जल्दी से जाकर बढ़िया सा चाय नाश्ता ले आ। मीनू आई है। जी मम्मी जी। थोड़ी थकान लग रही थी, इसीलिए सुस्ताने बैठ गई। आप मीनू दीदी के पास जाकर बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आई। बहू की बात सुनकर कांता जी अपनी बड़ी बेटी मीनू के पास जाकर बैठ गईं। उनकी बहू सुमन अपने बड़े पेट पर हाथ रखकर उठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई घर में चली गई। रसोई में चाय बनाते और पकौड़ियाँ तलते समय सुमन के दिमाग में अचानक एक बात कौंधी कि आजकल मीनू दीदी के बड़ी जल्दी जल्दी चक्कर लग रहे हैं। ज़रूर माँ बेटी मिलकर कोई न कोई खिचड़ी पका रही हैं, पर मुझे बता नहीं रही। कांता जी के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी मीनू, उसके बाद सुमन का पति राहुल और फिर छोटी बेटी स्वाति, जो अभी पढ़ ही रही थी। सुमन कांता जी की इकलौती बहू है, जो जल्दी ही माँ बनने वाली है। उसका 9वां महीना चल रहा है। खैर, जो भी होगा देर सवेर पता चल ही जाएगा। ये सोचकर सुमन चाय नाश्ते की ट्रे लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो मीनू दीदी एक पेपर पर कुछ लिख रही थीं। उसको आता देखकर उन्होंने झट से पेपर छिपा दिया और चुप हो गई। सुमन ने जब उनकी तरफ देखा तो उसकी सास कांता जी ने उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। सुमन चुपचाप अपने कमरे में आ गई, लेकिन सुमन का मन बहुत अशांत था। वे जानती थी कि मीनू दीदी जब भी आती हैं कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करके ही जाती हैं, और आज तो वे कुछ लिख भी रही थीं। पता नहीं दोनों माँ बेटी मिलकर अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही हैं। ज़रूर उनके शारते दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। फिर कोई न कोई चाल चल रही होंगी मेरे या मेरे मायके वालों के खिलाफ। यही सोच सोचकर सुमन बेचैन हो रही थी, क्योंकि उसकी सास को इस पूरी दुनिया में अगर किसी पर विश्वास था तो वो था अपनी बड़ी बेटी पर। उसकी सास को लगता था कि मीनू इस दुनिया की सबसे समझदार और होनहार लड़की है। वह जो भी फैसला करेगी, जो भी फैसला लेगी, वह बिल्कुल सही होगा। इसी भ्रम में वो अपनी बेटी की गलत बातों, मांगों को भी सही मानकर उन्हें पूरा करने में लग जाती थी। वह अपनी पूरी रिश्तेदारी में भी यही बात कहती थी कि है तो मीनू मेरी बेटी, लेकिन मुझसे भी अधिक समझदार है। समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज, सभी की उसे मुझसे अधिक समझ है। आखिर उसकी शादी हुए 15 साल तो हो गए हैं और वह भी संयुक्त परिवार की बड़ी बहू। बस यही बात थी कि कांता जी हमेशा हर बात मीनू दीदी से पूछ कर ही करती थीं। जब सुमन को बिल्कुल भी चैन न पड़ा तो वह चुपचाप अपनी सास के कमरे के बाहर ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। नहीं मीनू, ये सही नहीं रहेगा जो तू कह रही है कि बहू को मैं जचकी के लिए उसके मायके भेज दूँ। भला बताओ, सारा काम तो बहू ने यहाँ का संभाला है और जचकी के समय उसे उसके मायके भेज दे। क्या मैं अच्छी लगूंगी? लोग क्या कहेंगे कि कांता से अपनी इकलौती बहू की जचकी भी ना हुई। अरे मम्मी, आप भी बहुत भोली हो। ये तो रिवाज है, जचकी के लिए बहू अपने मायके जाती ही है। क्या मेरी जचकी आपने मायके में नहीं करवाई थी? हाँ, करवाई तो थी, पर परेशानी कितनी हुई थी ये भी तो याद कर। तुझे याद है कि उस समय तेरे चाचा को ख़त्म हुए बस 10 दिन ही हुए थे और तेरे पिताजी पे दोहरी मुसीबत आन पड़ी थी। एक तो भाई के जाने का दुख, ऊपर से व्यापार में घाटा हो गया था, ऊपर से तेरी सास ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए तुझे यहाँ बुलवाना पड़ा था। लेकिन बेटी,
परेशानी तो बहुत रही थी मुझे। अरे मेरी भोली माँ, तो सुमन के मायके में तो ऐसी कोई परेशानी थोड़ी ही है। उसे तो तुम भेज ही सकती हो। ऊपर से छोटी की शादी भी पक्की हो गई है। उसके लिए खरीदारी भी शुरू करनी है। खर्चा कितना आएगा जचकी में, कभी ये सोचा है तुमने? वो पैसे तुम बचाकर छोटी की शॉपिंग में लगा सकती हो। थोड़ा दिमाग से चलो मम्मी। पर ऐसे अच्छा लगेगा क्या? और फिर क्या बोलूँगी समझाने में कि क्यों भेज रही हूँ? उनकी बात सुनकर बाहर खड़ी सुमन मन ही मन मुस्कुराने लगती है कि चलो इस बात में तो सासू माँ एक ही बार में अपनी बेटी की हाँ में हाँ नहीं मिला रही हैं। कम से कम थोड़ा अपना दिमाग भी चला रही हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि ये बात अलग है कि मीनू दीदी के होते हुए सासू माँ को अपना दिमाग इस्तेमाल किए शायद कई साल बीत गए होंगे। अरे मम्मी, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, रिवाज तो रिवाज होता है। और फिर इसमें तो पैसे बचने ही बचने हैं। देखो मम्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू यहाँ रहेगी तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ऊपर से जचकी के बाद खाने पीने में सूखे मेवे, कम से कम 8-10 किलो घी, अजवाइन, सौंठ, लड्डुओं में ही कितना खर्चा हो जाएगा। यहाँ तक कि नायन, कुआं पूजन का खर्चा और भी बहुत खर्चे होते हैं। वहाँ रहेगी तो कम से कम 2 महीने तो ये सब खर्चे उसके माता पिता को ही करने पड़ेंगे। ये तो तूने सही कहा मीनू। और नहीं तो क्या मम्मी। और फिर खुद सोचो, तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वरना जच्चा के 100 झमेले होते हैं। साथ ही उसके माँ बाप से बच्चे के जन्म की खुशी में नेक भी हम करवा लेंगे। सुमन के मायके वाले कपड़े तो बढ़िया देते ही हैं, तो छोटी की शादी में देने के लिए कपड़े भी इकट्ठे हो जाएंगे। मीनू दीदी ने सासू माँ को सुंदर कल्पना लोक में पहुँचा दिया। उनको मीनू दीदी की बात भा गई और वे अपनी बहू को मायके भेजने के लिए तैयार हो गई। सुमन का मन खट्टा हो गया। पूरे 9 महीने भाग दौड़ कर सेवा करवा ली, और अब जब बहू की सेवा करने का समय आया तो उसे मायके भेज दो। उसने ये बात अपने पति को भी बताई, लेकिन उसके पति ने कहा कि जैसा मम्मी बोलती हैं कर लो। सुमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन पी गई। उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाकर सारी बातें बताईं। उसकी माँ बड़े प्यार से बोली, तू चिंता मत कर बेटी, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अगले दिन कांता जी ने अपनी समधन पुष्पा जी को फ़ोन मिलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। पुष्पा जी पहले से ही तैयार थीं। वे बोली, समधन जी, ये रिवाज तो हमारे यहाँ पर भी है। पहला बच्चा तो ननिहाल में ही होता है। मैं भी आपको 1-2 दिन में फ़ोन करने ही वाली थी। समधन जी की बात सुनकर कांता जी बहुत खुश हो गई। तो फिर बताइए क्या करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप एक दिन गोद भराई का प्रोग्राम रख लीजिए। हमारी तरफ से कोई 100-125 लोग शामिल होंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारा परिवार भी आपकी तरह बड़ा है। आपको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। आखिर बहू के साथ भी तो मेवे, घी, रुपये, कपड़े, गहने आदि आप देंगी ही। उसके बाद ही हमारी बेटी मायके आ सकती है। पर मैंने तो ऐसी कोई रस्म नहीं सुनी। नहीं जी, हमारे यहाँ तो बेटी गोद भराई में ससुराल वालों का आशीर्वाद लेने के बाद ही मायके आती है। हमारे यहाँ तो ससुराल वालों की तरफ से कितने जेवर, रुपये और घी मेवे चढ़ाए गए हैं, इनका भी मोहल्ले में दिखावा होता है और उनकी नाक का सवाल होता है। वरना जो लोग जचकी अपने यहाँ करना चाहते हैं वो करा लेते हैं। ये सब तो ससुराल वालों का ही होता है। अच्छा ठीक है पुष्पा जी, मैं घर वालों से सलाह मशविरा करके आपको बताती हूँ, कहकर कांता जी ने फ़ोन रख दिया और तुरंत अपनी बेटी मीनू को फ़ोन मिला दिया। मैंने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना मम्मी। भाई के ससुराल वाले तो बड़े लालची निकले, एक एक पैसे पर मरने वाले। अरे बेटी, क्या उनकी नहीं है? नहीं मीनू, एक खर्चे को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। 100-125 लोग उनकी तरफ से और 200-300 मेरे। ऊपर से खाने पहनने सबका खर्चा अलग। ना बाबा ना, इससे अच्छा तो बहू की जचकी मैं ही कर लूँगी। लेकिन मम्मी,
तो मना करके तो देखती। किया था मीनू, लेकिन उनकी बात मुझे भी सही लगी। और वैसे भी मेरा मन था ही नहीं कि मेरी इकलौती बहू की जचकी वहाँ हो। जैसे भी होगा मैं संभाल लूँगी। बहू पूरी ज़िंदगी हमारी सेवा करती है। अपनी खुद की सेवा तो वह पूरी ज़िंदगी में एक दो बार ही कराती है। उसमें भी मैं एक सास के कर्तव्यों से मुंह मोड़ लूँ। मेरा पोता या पोती जो भी होगा हमारे लिए तो अनमोल उपहार ही होगा। तो मैंने सोच लिया है कि बहू की जचगी यहीं होगी और बहुत बढ़िया तरीके से होगी। बेकार में तेरी बातों में आकर मैंने वहाँ फ़ोन किया। आपसे मुझे कोई अच्छी सलाह देना, ये बेकार की मत देना, समझी? जी मम्मी। और सुन ले, बहू की जचगी के समय यहीं आना है। मैं चौका संभालूंगी और तू बहू और बच्चे का ध्यान रखेगी। बहू को समय से खाना दवाई देना सब तेरी जिम्मेदारी होगी, समझी? जी मम्मी, आ जाऊंगी। उसके बाद दोबारा कभी बहू की जचगी का हिसाब नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।